क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक घड़ी के लिए जो भारत के करोड़ों वंचितों और शोषितों की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने जा रही है? पूरे देश की नजरें 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर टिकी हैं। दिल्ली के गलियारों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने पूरे देश में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सदियों पुरानी असमानता की बेड़ियों को एक झटके में काट देगा। क्या है वो 5 बड़े ऐतिहासिक फैसले? क्या है मिशन 14 अप्रैल का वो गुप्त खाका जिसकी चर्चा इस वक्त सत्ता के सबसे ऊंचे केंद्रों में हो रही है? आज के इस वीडियो में हम उन 5 बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनका इंतजार हर उस व्यक्ति को है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत देखना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप सामाजिक न्याय की इस आवाज को मजबूती देना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक साथ हमें बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने की ताकत देता है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ऐलान में कहा कि भारत के आर्थिक ढांचे में अब एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा जो सीधे तौर पर दलित समाज के युवाओं को देश की प्रगति का इंजन बना देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि वंचित समाज केवल श्रम तक सीमित न रहे, बल्कि वो पूंजी और व्यापार का स्वामी भी बने। इसी विजन को धरातल पर उतारने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के एक विशेष कोष की स्थापना कर रही है, जिसे अंबेडकर नेशनल स्टार्टअप फंड के नाम से जाना जाएगा। यह कोई सामान्य ऋण योजना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तंत्र है जो दलित युवाओं के भीतर छिपी उद्यमिता की भावना को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए बनाया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि दलित समाज के प्रतिभावान युवाओं के पास बेहतरीन विचार होते हैं, उनके पास कड़ी मेहनत करने का जज्बा होता है, लेकिन जब वे बैंक के दरवाजे पर जाते हैं तो उनसे जमीन के कागजात या कोई बड़ी संपत्ति गारंटी के तौर पर मांगी जाती है। इस ऐतिहासिक ऐलान के माध्यम से सरकार ने तय किया है कि अब देश का कोई भी दलित युवा अगर अपना उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसे 50 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए किसी भी तरह की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसकी गारंटी भारत सरकार देगी। ये कदम सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था को चुनौती देगा जिसने दलितों को केवल छोटे मोटे कार्यों तक सीमित रखा था। इस योजना के तहत देश भर में विशेष इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे, जहां इन युवाओं को केवल पैसा ही नहीं बल्कि तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार की समझ भी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर देश में कम से कम 10,000 ऐसे बड़े दलित उद्यमी तैयार किए जाएं जो हजारों अन्य लोगों को रोजगार दे सकें। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि जब एक दलित युवा सफल होता है तो वो अपने साथ अपने पूरे समाज की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाता है। इस फंड के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में दलितों की भागीदारी को अनिवार्य स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। यह घोषणा देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक नई सुबह की तरह है जो संसाधनों के अभाव में अपने सपनों का गला घोंट देते थे। सरकार का मानना है कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच होते तो वे आर्थिक लोकतंत्र की इस मजबूती को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष अंबेडकर व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की निगरानी में काम करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार या देरी की कोई गुंजाइश न रहे। हर जिले में बैंकों को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे प्राथमिकता के आधार पर दलित उद्यमियों के प्रस्तावों को स्वीकार करें और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें सरकारी खरीद प्रक्रिया को भी इस स्टार्टअप फंड से जोड़ा जाएगा, ताकि इन नए उद्यमियों को अपना सामान बेचने के लिए बाजार की तलाश न करनी पड़े। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दलित समाज के युवाओं को न केवल ऋण मिले, बल्कि उन्हें बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाए। ये पूरा खाका इस तरह तैयार किया गया है कि अगले 1 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में दलित समाज का योगदान वर्तमान से कई गुना बढ़ जाएगा। इस ऐलान ने देश के औद्योगिक गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर समाज के उस अंतिम व्यक्ति को सत्ता और संपत्ति में साझेदार बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजीवन संघर्ष किया था। इस फंड की राशि को आवश्यकतानुसार भविष्य में और भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि कोई भी पात्र युवा इस अवसर से वंचित न रह जाए। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि अब दलित समाज का युवा केवल नौकरी की कतार में खड़ा नहीं होगा, बल्कि वह कतार के उस पार बैठकर दूसरों को नियुक्तियां प्रदान करेगा। यह आर्थिक सशक्तिकरण की वो चाबी है जो सामाजिक असमानता के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगी। नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे ऐलान में कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मूल मंत्र को वैश्विक धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार विद्यांजलि अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का एक ऐसा विराट स्वरूप सामने रख रही है जो आज तक के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस घोषणा के अंतर्गत
देश के अनुसूचित जाति के उन तमाम मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विदेश में पढ़ाई का रास्ता पूरी तरह से निष्कंटक बना दिया गया है, जो अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब धन का अभाव किसी भी दलित विद्यार्थी के मार्ग की बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भी दलित छात्र दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों जैसे कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रिज में प्रवेश प्राप्त करता है, तो उसके शिक्षण शुल्क से लेकर उसके रहने, खाने, यात्रा और शोध के प्रत्येक खर्च का 100% वहन भारत सरकार करेगी। इस योजना के लिए बजट की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ताकि जितने भी छात्र योग्य पाए जाएं उन सभी को ये लाभ मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त कर जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये कदम उठाया गया है, ताकि भारत के वंचित समाज से आने वाले युवा वैश्विक स्तर के अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, कानूनविद और नीति निर्माता बन सकें। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि अक्सर ये देखा गया है कि आर्थिक तंगी के कारण बहुत से मेधावी युवा अपनी उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं या वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन अब यह जिम्मेदारी सरकार की होगी कि वो इन युवाओं की उंगली पकड़कर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्रों तक पहुंचाए। इस योजना का विस्तार केवल कुछ चुनिंदा विषयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिकित्सा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे आधुनिक विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही देश के भीतर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जो गुणवत्ता के मामले में दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान को टक्कर देगी। इस विश्वविद्यालय में 70% सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जहां उन्हें विश्व स्तरीय फैकल्टी और संसाधनों के माध्यम से तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जब दलित समाज का युवा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाएगा, तो इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ेगा और सामाजिक भेदभाव की दीवारें स्वतः ही ढह जाएंगी। इस छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया अत्यंत सरल होगी और किसी भी बिचौलिए की भूमिका को समाप्त कर दिया जाएगा। चयनित छात्रों को विदेश जाने से पहले विशेष भाषाई प्रशिक्षण और सांस्कृतिक अनुकूलन के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे नए वातावरण में स्वयं को सहज महसूस कर सकें। यह घोषणा केवल एक शैक्षिक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का बीज है, जो आने वाले दशकों में भारत के प्रशासनिक और बौद्धिक ढांचे में व्यापक बदलाव लाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में भारत के कम से कम 1 लाख दलित युवा विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश वापस लौटें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को भी एक नया हौसला मिलेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों में रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में बड़े सपने देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने बल देकर कहा कि ज्ञान ही वो एकमात्र अस्त्र है जिससे गरीबी और अपमान की जंजीरों को काटा जा सकता है, और इस अस्त्र को हर हाथ में पहुंचाना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस घोषणा ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और दलित बस्तियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, क्योंकि अब माता पिता को इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि उनके पास अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए जमीन या गहने गिरवी रखने की आवश्यकता है। यह पहल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने सदैव कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए शिक्षा के द्वार अब पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए हैं। यह योजना सीधे तौर पर उस प्रतिभा का संरक्षण करेगी जो संसाधनों की कमी के कारण अब तक दबी हुई थी। सरकार की इस दूरगामी सोच का उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां योग्यता ही एकमात्र पहचान हो और जाति का बंधन किसी की उन्नति में बाधक न बने। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से तैयार होने वाली नई पीढ़ी न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेगी, बल्कि वह अपने समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगी, जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक आत्मविश्वास का संचार होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे ऐलान में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े पवित्र स्थानों की महिमा को केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय पहचान मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया भर के लोग भारत के इस महान सपूत के संघर्ष और दर्शन को समझ सकें। इस विजन के साथ सरकार ने पंचतीर्थ सर्किट के कायाकल्प के लिए एक विशेष महायोजना की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के महू में स्थित जन्मभूमि, लंदन में स्थित शिक्षा भूमि, नागपुर की दीक्षा भूमि, दिल्ली की महापरिनिर्वाण भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि को एक आधुनिक और सुविधायुक्त पर्यटन एवं वैचारिक गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कदम केवल ईंट और पत्थरों का निर्माण नहीं है, बल्कि ये दलित अस्मिता और सम्मान को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने का एक माध्यम है। सरकार ने तय किया है कि इन 5 स्थानों को जोड़ने के लिए विशेष अंबेडकर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और इन शहरों के बीच की हवाई कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि देश के किसी भी कोने से आने वाला अनुयायी सुगमता से अपने मसीहा के चरणों में नमन कर सके।
इसके साथ ही इन 5 तीर्थ स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना, उनके द्वारा लिखे गए मूल पत्र और उनके ऐतिहासिक भाषणों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सहेजा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कि कैसे एक बालक ने घोर अपमान और अभावों के बीच रहकर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख डाला। इस योजना के अंतर्गत महू को एक आदर्श ग्राम और वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में बदला जाएगा, जहां शोधार्थियों के लिए विशेष शोध संस्थान होंगे। नागपुर की दीक्षा भूमि के परिसर का विस्तार किया जाएगा ताकि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस जैसे बड़े अवसरों पर वहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्राप्त हों। सरकार का उद्देश्य इन स्थानों को केवल धार्मिक या श्रद्धेय केंद्र बनाना नहीं है, बल्कि इन्हें विचारों के तीर्थ के रूप में स्थापित करना है, जहां दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाज शास्त्री आकर समानता का पाठ पढ़ सकें। इस महायोजना के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों के आसपास के बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, होटलों और अस्पतालों का भी विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि यूनेस्को के साथ मिलकर इन स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए भी सरकार पूरी शक्ति से प्रयास करेगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिले। यह ऐलान देश के करोड़ों दलितों के मन में गर्व की भावना भरता है, क्योंकि यह दिखाता है कि जिस महापुरुष को एक समय में समाज के हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई थी, आज उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बन गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन तीर्थों की यात्रा के लिए गरीब परिवारों को विशेष सब्सिडी और सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि आर्थिक तंगी किसी की श्रद्धा के आड़े न आए। दिल्ली में स्थित अलीपुर रोड के स्मारक को एक ऐसे डिजिटल केंद्र में बदला जाएगा, जहां वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भाषण देते हुए देख और सुन सकेंगे। इस पूरी परियोजना का लक्ष्य ये है कि जब कोई विदेशी पर्यटक भारत आए तो वो केवल ताजमहल या लाल किला ही न देखे, बल्कि वो उस भूमि को भी नमन करे जहां से समानता और बंधुत्व की लहर उठी थी। इस ऐतिहासिक घोषणा ने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को सुरक्षित रखना और उसे भव्यता प्रदान करना राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये पंचतीर्थ सर्किट आने वाले समय में दुनिया भर के न्यायप्रिय लोगों के लिए एक प्रेरणा पुंज साबित होगा और दलित समाज को ये संदेश देगा कि उनके पूर्वजों का संघर्ष और बलिदान व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि उसे आज राष्ट्र के सर्वोच्च गौरव के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से न केवल पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि ये सामाजिक समरसता के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। यह घोषणा उन लोगों को करारा जवाब है जो यह मानते थे कि दलितों के प्रतीक केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि अब वे आधुनिक भारत के विकास की मुख्य पहचान बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने चौथे ऐलान में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज के पास राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक वास्तविक समानता एक कोरी कल्पना बनी रहेगी। इसी विचार को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने देश के औद्योगिक और व्यापारिक ढांचे में एक युगांतरकारी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकारी खरीद और निजी क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 25% का अनिवार्य कोटा निर्धारित किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं और जितने भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें लगने वाले कुल माल और सेवाओं का 1/4 हिस्सा अनिवार्य रूप से दलित समाज के उद्यमियों से ही खरीदा जाएगा। यह घोषणा उन हजारों छोटे और मध्यम वर्ग के दलित व्यापारियों के लिए संजीवनी के समान है, जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के बावजूद बाजार की प्रतिस्पर्धा और भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण बड़े टेंडर हासिल नहीं कर पाते थे। नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बताया कि अक्सर यह देखा गया है कि बड़े ठेके और आपूर्ति के अवसर कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन अब कानूनन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के निर्माण में लगने वाले हर ईंट, पत्थर, सीमेंट और तकनीकी उपकरण में दलित समाज के पसीने और उनकी पूंजी की भागीदारी हो। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार एक विशेष डिजिटल मार्केटप्लेस बनाएगी, जहां दलित उद्यमियों को सीधे बड़े खरीदारों से जोड़ा जाएगा और उनके भुगतान की गारंटी भी सरकार स्वयं लेगी। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया वो कदम है जो सीधे तौर पर दलित समाज की जेब में धन पहुंचाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा छोटे उद्योगों और श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की थी और ये ऐलान उनके उन्हीं आर्थिक सिद्धांतों का आधुनिक क्रियान्वयन है। इसके साथ ही सरकार ने निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के लिए भी एक सोशल क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में दलित समाज के विक्रेताओं को प्राथमिकता देंगी, उन्हें टैक्स में विशेष छूट और सरकारी लाभ दिए जाएंगे। यह केवल एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि ये संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की एक नई व्यवस्था है,
जो सदियों से चले आ रहे आर्थिक एकाधिकार को समाप्त कर देगी। इस घोषणा का एक मुख्य हिस्सा ये भी है कि अब रेलवे, रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे बड़े क्षेत्रों में भी दलित ठेकेदारों के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी और उनके लिए टेंडर की शर्तों को सरल बनाया जाएगा ताकि वे बड़ी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जब दलित उद्यमी समृद्ध होगा तो वह अपनी बस्तियों और अपने समाज के अन्य लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में देश के भीतर कम से कम 50,000 नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों का संचालन दलित युवाओं द्वारा किया जाए। इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल बनाया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि 25% कोटे की इस नीति का पालन 100% हो रहा है या नहीं। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की ओर एक बहुत बड़ा प्रस्थान है, जहां अब जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और अवसर के आधार पर प्रगति तय होगी। इस ऐतिहासिक घोषणा ने देश के व्यापारिक जगत में ये संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अब विकास की दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग पीछे नहीं छूटेगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा देखा गया आर्थिक न्याय का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब दलित समाज का व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा तो सामाजिक भेदभाव की बेड़ियां अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी और एक नए सशक्त और समृद्ध भारत का उदय होगा। यह घोषणा उस अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाने का संकल्प है जिसे अब तक केवल एक उपभोक्ता माना जाता था, लेकिन अब वो एक प्रमुख उत्पादक और आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने 5वें और अंतिम ऐलान में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के रूप में हमें जो सबसे बड़ी शक्ति दी है वो है न्याय की शक्ति, लेकिन यह न्याय तब तक अधूरा है जब तक वो समाज के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति की पहुंच में न हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने देश भर में संविधान मित्र योजना और राष्ट्रीय कानूनी सहायता मिशन के विस्तार की घोषणा की है। इस क्रांतिकारी पहल के तहत देश की हर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में एक शिक्षित दलित युवा को संविधान मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य अपने समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करना होगा। इन संविधान मित्रों को सरकार की ओर से उचित मानदेय दिया जाएगा, जिससे न केवल गांवों में संवैधानिक साक्षरता बढ़ेगी बल्कि हजारों युवाओं को सम्मानजनक रोजगार भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि अक्सर जानकारी के अभाव में दलित समाज के लोग उन लाभों से वंचित रह जाते हैं जो बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से उन्हें दिए थे, लेकिन अब यह संविधान मित्र हर घर जाकर लोगों को उनके हक की जानकारी देंगे। इसके साथ ही न्यायपालिका में दलित समाज के प्रतिनिधित्व और पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने न्याय विभाग के अंतर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय लिया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक दलित समाज के मुकदमों की सुनवाई त्वरित गति से हो। सरकार ने यह भी संकल्प लिया है कि वह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी, ताकि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर होने वाली परीक्षा के माध्यम से दलित समाज के मेधावी छात्र सीधे जज बन सकें और न्याय की कुर्सी पर बैठकर समाज की सेवा कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं एक महान कानूनविद थे और वे चाहते थे कि भारत की न्याय व्यवस्था जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। इसलिए सरकार अब हर जिले में अंबेडकर विधिक सहायता केंद्र स्थापित करने जा रही है, जहां वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल दलित समाज के गरीबों के लिए मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इन केंद्रों का सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी, ताकि किसी भी गरीब को न्याय पाने के लिए अपनी जमीन या घर न बेचना पड़े। इस घोषणा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सरकार ने पुलिस प्रशासन में भी संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया सके। नरेंद्र मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि न्याय केवल अदालतों के भीतर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो समाज के व्यवहार में भी दिखना चाहिए। इस योजना के माध्यम से सरकार एक ऐसी सजग पीढ़ी तैयार करना चाहती है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करे। संविधान की मूल प्रति के दर्शन और उसके महत्व को समझाने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर डिजिटल संविधान दीर्घाएं बनाई जाएंगी, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषणों के माध्यम से न्याय की परिभाषा समझाई जाएगी। ये 5वां ऐलान सीधे तौर पर सत्ता और न्याय की चाबी उस समाज को सौंपने का प्रयास है जिसे सदियों तक न्याय से दूर रखा गया। सरकार का ये मानना है कि जब गांव-गांव में संविधान की गूंज होगी और हर वंचित व्यक्ति को यह एहसास होगा कि कानून उसके पीछे ढाल बनकर खड़ा है, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत पूर्ण रूप से साकार होगा। इस ऐतिहासिक संबोधन के समापन पर यह स्पष्ट किया गया कि ये 5 ऐलान केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि एक विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप है, जहां जाति का भेद मिटेगा और केवल योग्यता और मानवता का सम्मान होगा। यह समग्र विजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उस अटूट श्रद्धा का प्रमाण है जो शब्दों से आगे बढ़कर धरातल पर ठोस परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित है।
इन घोषणाओं ने पूरे देश में एक नई हलचल और उम्मीद की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा और व्यवस्थित प्रयास है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।